नमस्ते दोस्तों, संस्कृत सॉल्यूशन चैनल पर आप सबको फिर से स्वागत है। शिक्षा। शिक्षा शब्द का अर्थ हुआ सीखने सिखाने की क्रिया। व्यापक अर्थ में शिक्षा किसी समाज में सदैव चलने वाली सउद्देश्य सामाजिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास, उसके ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि एवं व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है और इस प्रकार उसे सभ्य, सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाया जाता है। हम संसार में आते ही कुछ ना कुछ नया सीखना शुरू कर देते हैं। अक्सर पढ़ते हैं, उसको जानते हैं, उसी से होता है हमारा विद्यारंभ प्रक्रिया प्रारंभ। विद्यारंभ होता है हमारा 16 संस्कारों में से एक संस्कार। शिक्षा बहुत ज़रूरी है। शिक्षा ही तो हमें आगे बढ़ाते हैं, नई पहचान दिलाते हैं। फिर अभी नरेंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति, उसका रणनीति प्रस्तुत की है। इसमें पुरानी शिक्षा में जितने भी सारे असुविधाएं थे, जितने भी सारे प्रॉब्लम्स थे, उसको समाधान किया गया है, उसको संशोधित भी किया गया है। तो चलिए जानते हैं 2020 नई शिक्षा नीति क्या है, उसके बारे में देखते हैं। भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के ट्वीट के बारे में, जो कि संस्कृत भाषाओं के बारे में लिखा है। उन्होंने कहा है कि मैं NEP को सम्मान करते हुए कह रहा हूँ कि इस नई शिक्षा नीति में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए सिस्टम में पूरा का पूरा शामिल है। इसमें संस्कृत भी शामिल है और कई सारे विदेशी भाषाओं को भी माध्यमिक स्तर में पेश किया जाएगा। मतलब हमारे जो माध्यमिक स्तर में संस्कृत भाषा को भी उसमें ऑप्शन दिया जाएगा, ताकि जो छात्र हैं वो संस्कृत भाषा को ना छोड़े, संस्कृत भाषा को भी पहले की तरह पढ़े, उसको अब इसमें संस्कृत भाषा का बढ़ावा होगा या फिर संस्कृत भाषा का अधिक से अधिक छात्र पढ़ने लगेंगे या नहीं पढ़ेंगे, इसके बारे में जानने के लिए देखते हैं आगे इस शिक्षा नीति में क्या क्या है। चलिए देखते हैं। NEP 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, जो कि 34 साल बाद BJP सरकार ने बदला है। काफ़ी कुछ इसमें नई रणनीति शामिल है भारतीय शिक्षा को विश्व स्तर में पहुंचाने के लिए। शिक्षा नीति को 1986 में बनाया गया था और 1992 में संशोधित किया गया था, जो कि कांग्रेस सरकार की तरफ से हुआ था। 2014 में जब आम चुनाव हुआ था, तब भारतीय जनता पार्टी में एक घोषणा पत्र प्रस्तुत किया था। उस घोषणा पत्र में इस नए शिक्षा नीति के बारे में बताया गया था। उसी को 2020 में BJP सरकार ने पूरा किया है। BJP सरकार के वादे के मुताबिक 2020 में इसी नए शिक्षा नीति में कुछ ऐसे हाइलाइट्स पॉइंट है। उसी पॉइंट्स को हम जानेंगे कि उसी पॉइंट्स में क्या क्या है। और पहला हाइलाइट्स है शिक्षा मंत्रालय। जो हमारे मानव संसाधन मंत्रालय था, उसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय हो गया है। अब से मानव संसाधन मंत्री के बदले शिक्षा मंत्री कहा जाएगा। जब से देश आज़ाद हुआ तब से लेकर 1985 तक शिक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्री ही कहा जाता था, परंतु राजीव गांधी सरकार ने इसका नाम बदलकर मानव संसाधन मंत्रालय कर दिया। प्रॉब्लम यह है कि मानव को संसाधन नहीं मानते हैं, ये भारतीय मूल्यों के खिलाफ है। अब दूसरा हाईलाइट है क्रेडिट ट्रांसफ़र। मतलब उच्च शिक्षा में आप जितना पढ़ोगे उतना पाओगे। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए किसी एक छात्र ने आचार्य 1 साल पढ़कर छोड़ दिया और फिर शिक्षा शास्त्री या और कुछ करने लगा,
तो इसमें क्या होता है ना, पहले छात्र का 1 साल बर्बाद हो जाता है, लेकिन अब उसी छात्र का ये जो 1 साल बर्बाद नहीं होगा, उसको 1 साल का सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर वो पूरा आचार्य 2 साल कंप्लीट कर लेता है तो उसको डिग्री मिलेगा। तो इससे क्या होता है ना, इस जो छात्राओं का जो समय है ये बेकार नहीं जाएगा, जितना उतना पढ़ा है उतना ही उसको मिलेगा। अब तीसरा है एमफिल। कहा जा रहा है कि इसमें एमफिल की ज़रूरत नहीं है। जब आप कुछ ज़्यादा पढ़ना चाहते हो या फिर आगे की तरफ पढ़ना चाहते हो तो आपको एमफिल की ज़रूरत नहीं। कैसे मतलब, जैसे कोई बीए बीएससी पढ़ रहा है तो उसको सामान्य रूप से 3 साल पढ़ना पड़ता है। वो 3 साल के बाद अगर नौकरी करना चाहता है तो फिर उसी 3 साल के बाद उसको छोड़ देगा बीएससी, तो उसमें उसको डिग्री उसी में ही मिल जाएगा। लेकिन वो अगर आगे पढ़ना चाहता है, पीएचडी करना चाहता है, तो उसको 4 साल पढ़ना पड़ेगा और सीधा पीएचडी कर सकता है। इसमें एमफिल का ज़रूरत नहीं है। हर यूनिवर्सिटी एक समान, मतलब जितने भारत में बहुत सारे अलग अलग यूनिवर्सिटी होते हैं, वो क्या करते हैं ना कि अपने हिसाब से कुछ अलग अलग शिक्षा रणनीति अपनाते हैं। जैसे कि कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, वो अपने हिसाब से कुछ रणनीति करता है, फिर कोई मद्रास यूनिवर्सिटी हो, वो अपने हिसाब से करता है, बिहार यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से करता है, या फिर उत्कल यूनिवर्सिटी को देख लो तो ये भी अपने हिसाब से अलग अलग शिक्षा रणनीति अपनाते हैं। लेकिन यहाँ नई शिक्षा नीति में क्या कहा जा रहा है कि जो जितने सारे भारत की यूनिवर्सिटी है वो उनका जो स्टैंडर्ड होता है, उनका जो शिक्षा रणनीति होते हैं वो एक समान होगा। वो सारे एक समान पाठ्यक्रम पढ़ाएंगे, वो सारे एक समान ही उसका शिक्षा रणनीति को अपनाएंगे। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स है जो हमारे स्कूली शिक्षा। तो इसमें कहा जा रहा है कि जो पहले हमारे स्कूली शिक्षा में क्या होता है ना, 10+2 चल रहा था, ये सिस्टम चल रहा था। जैसे कि मतलब 10वीं तक वो छात्र एक समान सब्जेक्ट पढ़ता था। फिर क्या होता है ना, फिर 10वीं के बाद 12वीं तक स्ट्रीम चुनता था। लेकिन अब वो सिस्टम 5+3+3+4 हो गया है। इससे जो आखिरी 4 साल है, मतलब 9वीं से लेकर 12वीं तक, वो एक समान होता है। इसमें उस छात्र को स्ट्रीम चुनने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही मल्टी स्ट्रीम पढ़ सकता। जैसे कि मान लो कोई फिजिक्स वाला चाहे तो वो हिस्ट्री भी पढ़ सकता है, म्यूजिक भी पढ़ सकता है, डांस भी पढ़ सकता है। इससे क्या होता है ना, कहा जा रहा है कि जो छात्र का सर्वांगीण विकास होता है। जैसे कि कोई भी छात्र चाहेगा तो अन्य सब्जेक्ट भी पढ़ सकता है अपनी स्ट्रीम के साथ साथ। 3 से 6 साल बच्चों को पाठ्यक्रम को खेल की तरह उसको सिखाया जाएगा। उसके बाद 1 से 3 तक उसको कैसे लिखना पढ़ना आ जाए उसको खास ध्यान दिया जाएगा। अब कक्षा 4 से लेकर 6 तक ध्यान दिया जाएगा कि उसको कैसे अपनी मातृभाषा में ही उसको पढ़ाई जा सके। ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा उनकी जो लोकल लैंग्वेज है उसी की भाषा में ही उनको पढ़ाई जा सके, ताकि उनको समझने के लिए और भी आसानी हो सके। उसके बाद 6 से 9वीं तक उनकी जो कोर्स में वोकेशनल कोर्स ऐड किया जाएगा, उसमें उनको अपने स्किल डेवलपमेंट के ऊपर उनको पढ़ाया जाएगा। जब स्कूल से निकलता है तो वो निकलने के तुरंत बाद ही उसे कुछ करने के लिए उसके पास जो जितने भी स्किल है उसको वो पहचान सकता है, वो उसी दिशा में आगे बढ़ सकता है, आगे जा सकता है। और इसी को बढ़ावा देने के लिए भी बच्चों को क्या किया जाएगा ना, उनको उसकी जो स्किल के हिसाब से कुछ इंटर्नशिप करने के लिए भी मौका मिलेगा, ताकि जो कोई बच्चा हो किसी कारपेंटर के यहाँ भी किसी शॉप पे यहाँ पे वो जाके अपना जो स्किल दिखा सकता है, वो वहाँ पे कुछ दिन जाके वो इंटर्नशिप कर सकता है। अब इसमें एक प्रश्न आता है, जैसे कि आधुनिकता इसी कोर्स में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, जैसे कि उसको कुछ मॉडर्निटी करने के लिए उसको मौका मिल रहा है। सारे ऑनलाइन में ज़्यादा कुछ होगा, ई क्लास या ई
सब्जेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाए जाएंगे। तो इससे क्या होता है ना, जो छात्र वो अपने हिसाब से वो सब्जेक्ट भी चुनेगा। और ज़्यादातर छात्र आजकल का क्या होता है ना, आधुनिकताओं पे ज़्यादा आकर्षित होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो इससे होता है हमारे जो पुरातन भाषा है, जो संस्कृत है, क्या उस भाषा को भी छात्र अपने सब्जेक्ट में ले सकते हैं? क्या छात्र इस आधुनिकता काल में संस्कृत को भी चुनेंगे अपने कोर्स में अंतर्गत? क्या 12वीं में स्ट्रीम के साथ साथ संस्कृत भाषा को भी पढ़ने लगेंगे? खैर, देखते हैं क्या होता है इस नई शिक्षा नीति के बारे में। अब मोदी सरकार ने क्या किया है ना, हमारी शिक्षा को बढ़ाने के लिए या फिर बढ़ावा देने के लिए इसमें ज़्यादा डेवलप करने के लिए वो सोच रहे हैं, इसलिए इसमें ज़्यादा खर्चा भी आएगा। तो इस खर्चे को बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया है ना, जीडीपी के 6% तय किया है कि इसमें खर्च हो। पहले शिक्षा के ऊपर जीडीपी के 4.3% के आसपास ऐसे कुछ खर्च होता था। तो ये अच्छी बात है कि हमारे जो सरकारी जो विद्यालय हैं उनका कुछ डेवलप होगा, उनका कुछ रिपेयरिंग वगैरह हो सकता है, या फिर शिक्षक का वृद्धि भी हो सकता है। जैसे कि शिक्षक का वृद्धि मतलब देखिए, अब जो स्कूली शिक्षा में ज़्यादा सब्जेक्ट आ गए। अब ज़्यादा सब्जेक्ट के साथ साथ क्या होगा, टीचर की भी ज़रूरत होगी, तो इसलिए शिक्षकों का भी भर्ती होगा, ये भी बड़ी तादाद में होगा, ऐसे माना जा रहा है। अब ये जो शिक्षा नीति ड्राफ्ट के लिए मंजूरी प्राप्त कर लिया है, आगे चलकर इसको बहुत सारे परीक्षाएं में से गुजरनी पड़ेगी, फिर जाकर ये शिक्षा नीति पूरे देश भर में लागू हो पाएगा। अब शिक्षा नीति को जानने के बाद कुछ मन में ऐसे कुछ सवाल आ रहे हैं, जैसे कि क्या इस देश भर में शिक्षकों की जो कमी है उसमें जो ये वोकेशनल जैसे कुछ सब्जेक्ट और म्यूजिक डांस क्लास के ऐसे कुछ जो सब्जेक्ट ऐड हुआ है उसको दूर कर पाएगा क्या, या फिर क्या जो स्कूली हालात हैं हमारे जितने भी सरकारी स्कूल हैं उसको क्या जल्दी ही सुधरने वाले हैं, या फिर क्या बड़ी तादाद में शिक्षकों की भर्ती या फिर उन सभी नए शिक्षकों की ट्रेनिंग हो पाएगी। खैर, देखते हैं आगे क्या होता है। तो फिर आज के वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय तु संस्कृतम। धन्यवाद।